वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक क्या क्या हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन, उसके बाद हम केस स्टडी देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर, और फिर देखेंगे पावर शेयरिंग क्या होता है। चलो तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को शेयर करना। तो हमारी डेफिनेशन कुछ इस तरह आ जाती है। पावर शेयरिंग refers to a political arrangement in which different groups, often with distinct interests, ethnicities, religion or ideologies, share authority and responsibility in governing a country or a region। ये हमारी डेफिनेशन है पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमें टाइम से थोड़ा पहले जाना होगा, ये देखने के लिए कि जब पावर शेयरिंग नहीं थी तब क्या होता था। तो पहले के समय में जो किंगडम्स में राजा होते थे यानी किंग्स होते थे, उस टाइम पे जितनी भी पावर होती थी वो सिर्फ एक के पास होती थी, जो कि खुद राजा होता था। तो जो राजा होता था उसके पास सारी पावर होने की वजह से उसी का काम होता था कि वो लॉ भी बनाएगा, और जो वो लॉ बनाएगा उसको फॉलो भी वही करवाता था, यानी राजा ही फॉलो करवाता था। तो फॉलो में हम वर्ड यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट। और पनिशमेंट देने का काम भी राजा के पास ही था, यानी वो तीनों काम राजा करते थे। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था उसको लेकर के हम अब एक केस स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। तो हमने अपने देश दुनिया से दो देशों को उठाया, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अपने केस स्टडी में सबसे पहले हमने बेल्जियम को उठाया था, तो हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे। बेल्जियम में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें जान लेना ज़रूरी है। पहले तो बेल्जियम सबसे छोटी कंट्री है। ऐसे जान लो कि जितना अपने देश का हरियाणा या पंजाब। ये यूरोप में है। और इसकी बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? इसके आसपास में पड़ता है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस। लैंग्वेजेस में आ जाते हैं तो बेल्जियम में 3 प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सबसे पहले डच, फ्रेंच एंड जर्मनी। ये 3 तरीके की लैंग्वेज बेल्जियम में बोली जाती हैं। अगर हम बेल्जियम को देखें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो खुद कंट्री के बेसिस में और दूसरा कैपिटल के बेसिस में। कंट्री के बेसिस में वो 2 रीजन में डिवाइडेड था। जो पहला रीजन था वो फ्लेमिश रीजन था, और जो दूसरा रीजन था वो वलोनिया रीजन था। और ब्रसेल्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है। अब फ्लेमिश रीजन में जो डच बोलने वाले थे वो 59% थे, यानी फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग थे। और वलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग थे जो 40% थे। वहीं पे जो कैपिटल थी वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो 80% थे, और डच स्पीकिंग 20% थे। तो अब हम इसको समझेंगे कुछ ड्राइंग्स बना करके, यानी डायग्राम्स बना करके। आप चाहो तो अपनी कॉपीज़ में या अपने नोट्स में इस ड्राइंग्स का यूज़ कर सकते हो। ये आपकी हेल्प करेगा रेशियोज़ को याद रखने में। तो जैसा हमने देखा कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, जिसमें 59-40 और 1% के रेशियो में वो डिवाइडेड थे। वहीं पर ब्रसेल्स में भी एक रेशियो था, जिसमें क्या था कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे, वहीं पे डच स्पीकिंग 20% था, और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो 80% थे। चलो तो फिर आगे देखते हैं कि हमने इन दोनों ही कंट्री और कैपिटल का रेशियो निकाल लिया है। तो हमें क्या समझ में आता है कि 2 कम्युनिटीज़ थी। यानी अगर हम बेल्जियम को देखें और ब्रसेल को देखें तो फ्रेंच जो हमारी कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, और डच जो कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम होते हैं, मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारे ब्रसेल्स में क्या हो रहा था? ब्रसेल में अपोजिट था। हम अगर देखें तो वहाँ पे जो डच स्पीकिंग थे वो माइनॉरिटी में थे, और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो मेजॉरिटी में थे। तो वहाँ पे जो फ्रेंच थे वो माइनॉरिटी में होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे, यानी रिच थे।
और जो डच थे वो मेजॉरिटी में होने के बाद भी गरीब थे। इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें, एकोमोडेशन कैसे हुआ बेल्जियम में, तो हमें ये समझ में आएगा कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 4 बार बदला। 1978, 1981, 1987 एंड 1991 में। वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने रिलीजन और कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे अपना दूसरी केस स्टडी से, जिसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि पहली बात तो श्रीलंका एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी हो। अब हम श्रीलंका का भी रेशियो बनाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे लैंग्वेजेस और कम्युनिटी किस बेसिस पर डिवाइडेड थी। तो वहाँ पे पहली सिंगाला कम्युनिटी थी और दूसरे तमिल्स थे। तमिल्स में भी 2 पार्ट्स थे, एक वो जो नेटिव तमिल्स थे जिन्हें श्रीलंकन तमिल्स भी कहा जाता है, और दूसरे इंडियन तमिल्स थे। रेशियो अगर हम देखें तो सिंघाला जो कम्युनिटी थी वो 74% कम्युनिटी थी। जो तमिल्स थे वो 18% थे, और जो बाकी हमारे श्रीलंकन तमिल्स थे वो पूरी जो पॉपुलेशन थी उसका 13% थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था तमिल्स में जो दूसरा पार्ट था इंडियन तमिल्स। आखिरकार वो कौन थे, हम इनके बारे में जानेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहना और स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताना। अब इंडियन तमिल्स के बारे में जानते हैं कि इंडियन तमिल्स का मतलब है कि कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से कुछ लोगों को लेकर गए थे ब्रिटिशर्स। कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स के टाइम को कहा जाता है, जो श्रीलंका में लोगों को लेके गए थे ताकि वो उनसे वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करवा सकें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटिज्म से क्या समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी। तो अगर हम देखें तो सिंघल्स मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट श्रीलंका में बना ली। फिर 1956 में उन्होंने एक सिंगल्स ओनली एक्ट पास किया गवर्नमेंट के ज़रिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वो एक्ट पास करना पड़ा बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी। गवर्नमेंट भी जो भी पॉलिसी बनाने लगी वो सब मेजॉरिटी के बेसिस पे बनाती थी, चाहे वो जॉब के बेसिस पे हो या फिर एजुकेशन के बेसिस पे हो। जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था वो सब मेजॉरिटी को मिलता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पावर का गलत यूज़ कर रही थी। इसकी वजह से जो दूसरी कम्युनिटी थी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, और सिंघल्स ने अपना सिंघल्स ओनली एक्ट पास करके अपनी भाषा को ऑफिशियल कर दिया था, जिसकी वजह से तमिल्स ने क्या सोचा कि वो भी अपनी लैंग्वेज और एक रिलीजन ऑटोनॉमी की अपील करेंगे गवर्नमेंट से। अब इससे पहले ये जान लो कि रिलीजन ऑटोनॉमी होता क्या है। रिलीजन ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी पावर जिसमें जो भी डिसीजन एक कम्युनिटी लेगी उसमें दूसरी कम्युनिटी या गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। अपील जितनी बार जाता था उतनी बार रिजेक्ट हो जाता था। इसकी वजह से 1980 में इलाम EELAM आया। इलाम का मतलब क्या था? एक तमिल्स ने अपने लिए एक अलग से ही स्टेट मांग लिया। अब यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसकी वजह से उसने सिविल वॉर का रूप ले लिया। अब तक के वीडियो में हमने दोनों ही कंट्रीज़ को कंपेयर किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी देखा, उनकी दोनों कम्युनिटीज़ को भी कंपेयर किया कि किस तरीके से बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया गया लोगों के रहने और उनके कल्चर के हिसाब से। लेकिन वहीं पे हमने जब श्रीलंका में देखा तो श्रीलंका ने अपनी स्टेट
या कंट्री की सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल किया, यानी उन्होंने मेजॉरिटी के बेसिस पे अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया। देखा जाए तो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी उनके कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। वहीं पे श्रीलंका के अपने पावर्स का गलत यूज़ करने की वजह से या एक अलग तरीके से यूज़ करने की वजह से वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपका होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसका मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से जो तीनों पार्ट्स हैं उनका अलग अलग काम होता है। इसका मतलब होता है कि किसी एक के पास पावर नहीं होती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अगर हम देखें तो जो लेजिस्लेटिव होता है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है यानी इम्प्लीमेंट देखता है हो रहा है कि नहीं, और जुडिशरी उनको पनिश करता है या उनको बताता है कि लॉ किस तरह फॉलो होना है। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के ऊपर नज़र रख सकता है। वही काम एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है और वही काम जुडिशरी भी कर सकता है, यानी सब एक दूसरे की पावर को देख सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट। और अगर हम हॉरिजॉन्टल पावर को देखें तो हमें इससे समझ में आता है कि ये हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पावर शेयरिंग है जिसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम अपने यहाँ देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट है या पंचायती राज है, जिसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी पावर्स एक दूसरे में डिवाइड हो जाती हैं, किसी एक गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहती है। थर्ड हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आता है सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लेजिस्लेचर कैबिनेट्स कह सकते हो या लोकल काउंसिल्स कह सकते हो। और भी हमारे आते हैं, जैसे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो SC ST शेड्यूल कास्ट, जिसमें हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स होते हैं हमें उन्हें साथ में लेके चलना होता है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। इसकी वजह से इंडिया में रिजर्वेशन रखा गया जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी शामिल किया गया और एक पोजीशन दी गई। चौथा हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या होते हैं? जैसे कि छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में आप ले लो, फार्मर्स को ले लो, छोटे मोटे काम करने वालों को ले लो, बिजनेसमैन को ले लो, या जो कंट्री में काम करने के लिए हेल्प करते हैं, एक तरीके से इकोनॉमिकली उसको डेवलप करते हैं। ये जो लोग होते हैं वो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं और ये सभी जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम दिखाते हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बना सकें ताकि गवर्नमेंट बैलेंस्ड रहे और गवर्नमेंट को समझ में आए कि लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आपकी नॉलेज और बढ़े इसकी वजह से वीडियो में बने रहना। चलो तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इसको आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो हमारा पहला जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो कि हमने अपने टॉपिक में कवर किया था, जिसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में किस तरीके से पावर का सेपरेशन हुआ है, जो कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की बेसिस पे हुआ है।
दूसरा हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जिसका मतलब है लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हमारा सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद हमारी तीसरी आती है जो कि है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम में देखा कि किस तरीके से वहाँ पे पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में बांटा गया। हमने ये एग्जाम्पल बेल्जियम में देखा था। और डी हम आंसर में यूज़ कर सकते हैं, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। ये अगर आप देखो तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लिखी हैं हमने, और इसमें जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं हम उनको लेते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या लोकल गवर्नमेंट होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो ए पॉइंट है हमारा पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, एंड बी पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, यानी हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाता है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैच लिस्ट, ये आपका कुछ जैसे मैच द फॉलोइंग होता है उसी चीज़ से रिलेटेड है। ये आपको आपकी बुक की एक्सरसाइजेज में भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको 2 लिस्ट दी रही होंगी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक में आपको मैच कराना होगा दूसरी लिस्ट से, ठीक है। तो पहला वाला किससे हम करेंगे, देखो, पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पावर शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ये किसका है, फेडरल गवर्नमेंट, ओके। इसके बाद थर्ड हम देखेंगे पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोचो सोचो, हमने टॉपिक पढ़ा है ये, कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसके बाद पावर शेयर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से कोलिएशन गवर्नमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेंगे, तो इसमें खूब मेहनत करना।